नमस्कार दोस्तों। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का अगला लेक्चर। जहां पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया था क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में, और क्रिस्टलाइन के फर्दर क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, जहां हमने उसे मॉलिक्यूलर, मेटालिक, आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड में क्लासिफाई किया था। अब हम लोग आगे की स्टडी करेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। पहले डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं कि क्रिस्टल लैटिस होती क्या है। द रेगुलर three-dimensional arrangement of points in space is called crystal lattice. किन्हीं भी पॉइंट्स का एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट किसमें, स्पेस में, क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। जैसे हम लोग किन्हीं भी पॉइंट्स को लेते हैं, एक और इन पॉइंट्स को मीट करते हैं। इनको मीट करने पर एक ज्योमेट्री क्रिएट होती है, और उस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को ही हम लोग क्या बोलने लगते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलने लगते हैं। मैंने क्या करा, इस क्यूब को फर्दर और डिवाइड कर दिया। यहां से भी तो अब क्या होगा, आपको यहां से ये चार छोटे छोटे क्यूब्स और विजुअलाइज होने लगेंगे। आप उनको फर्दर और डिवाइड कर दीजिए, और कुछ क्यूब्स दिखने लगेंगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि फर्दर क्यूब्स को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, और ऐसी सिचुएशन में जो सिंपलेस्ट यूनिट क्रिएट होगी, जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्रिएट होगी, उस स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट यूनिट को ही हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। दो टर्म यहां पे आए, एक क्रिस्टल लैटिस और एक यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या है? किन्हीं भी पॉइंट्स का एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट स्पेस में क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। फिर यूनिट सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिट सेल क्या हो जाएगा? इट इज द smallest or simplest unit which when repeated three dimensionally can generate entire lattice। ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या हो गया? वो सबसे छोटी या सिंपलेस्ट यूनिट है जिसको जब हम लोग थ्री डायमेंशनली रिपीट करते हैं तो उसकी वजह से पूरी की पूरी एंटायर लैटिस जनरेट हो जाती है, और उसे आप क्या बोलने लगते हो? यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस क्या था? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट था पॉइंट्स का स्पेस में, जबकि उसी क्रिस्टल लैटिस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप थ्री डायमेंशनली रिपीट कर रहे थे, जिसके रिजल्टेंट पूरी की पूरी क्रिस्टल लैटिस बन रही थी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। देखिए, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जिन पॉइंट्स को मीट करके, जिन पॉइंट्स को मिला करके
आप उस ज्योमेट्री को क्रिएट कर रहे थे, वो हर पॉइंट क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट कहलाता है। लैटिस पॉइंट कहलाता है। ये क्रिस्टल लैटिस के लिए हो सकता है। अगर सिंपलेस्ट एक क्यूब को लेते, उसको अगर मीट करेंगे तो उसके भी सारे के सारे कॉर्नर पोजीशन पे क्या होंगे? पार्टिकल आएंगे, और वो पार्टिकल भी क्या बताएंगे? लैटिस पोजीशन को बताएंगे, लैटिस पॉइंट को डिनोट करेंगे। हर लैटिस पॉइंट पर, हर लैटिस पोजीशन पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और वो पार्टिकल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। हम लोग बोल सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट in the crystal lattice, which when joined together to form the entire lattice, a lattice point exists, and this lattice point occupied by the particles which may be atom, ion or molecule, जो कि एटम भी हो सकता था, आयन भी हो सकता था, और मॉलिक्यूल भी हो सकता था। इसके बाद में हम लोग यूनिट सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करें तो एक तो बेसिक यही हो गया कि हर लैटिस पॉइंट पे क्या होता है? पार्टिकल होता है, और वो पार्टिकल एटम, आयन या मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक रहती है इसकी, एवरी यूनिट सेल इज characterized by 6 पैरामीटर्स। और इन 6 पैरामीटर्स में से 3 एजेस होंगे, या 3 एज लेंथ्स बोल सकते हैं हम लोग, और 3 एंगल्स होंगे। एज लेंथ्स को ए, बी, सी से डिनोट करते हैं, एंगल्स को अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। कुछ इस तरीके से A, V and C may be equal to each other or may not be equal to each other. Alpha, beta and gamma may or may not be equal to each other or may not be perpendicular to each other. ये एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, but it is not necessary that alpha, beta and gamma are always perpendicular to each other. It is not necessary. ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स पे। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, ये तो हो गई ए, ये हो गई बी, और ये हो गई सी। 3 एज लेंथ्स, 3 एंगल्स की भी बातें करनी है। तो ये बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा, और ए और बी के बीच में गामा। ये आपके 3 एंगल्स होते हैं। 3 एज लेंथ, ए बी सी, बी और सी के बीच में अल्फा, सी और ए के बीच में बीटा, ए और बी के बीच में गामा। ओवरऑल ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी यूनिट सेल की। हम लोग सॉलिड्स में 14 टाइप्स के 3D अरेंजमेंट्स को डिस्कस करते हैं, और वो जो ओवरऑल 14 टाइप ऑफ 3D अरेंजमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस। ब्रेवाइस लैटिस, ब्रेवाइस लैटिस किसे बोला है हम लोगों ने? ये वो सारे के सारे 14 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं जो कि सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं ब्रेवाइस लैटिस। इसके बाद हम लोग यूनिट सेल के टाइप्स को डिस्कस करते हैं।
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हम लोग बेसिकली दो तरीके की यूनिट सेल पढ़ते हैं। एक तो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी सेंटर्ड यूनिट सेल। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहली है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। जिसे एस सी से इंडिकेट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं पहले समझते हैं इसे। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। पार्टिकल्स होते कहां पे इसमें, कोई भी एक हमने क्यूबिक यूनिट सेल ले ली, कैसी क्यूबिक, और अगर इस क्यूब के सारे कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट हो, सारे के सारे कॉर्नर्स पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो ऐसे बनने वाली यूनिट सेल को या ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। इट मींस प्रिमिटिव यूनिट सेल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन। क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो 8 पार्टिकल्स। तो हम लोग डिफाइन करेंगे द यूनिट सेल in which all the particles are present at corner position only is called प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या हो जाएगी, ऐसी यूनिट सेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर वाली पोजीशन पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगी, जब पार्टिकल कॉर्नर पोजीशन के साथ साथ वेरियस सेंटर्स पर भी प्रेजेंट हो। द यूनिट सेल in which particles are also present at different centers together with corner position, ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल डिफरेंट सेंटर्स पर भी प्रेजेंट होंगे, टुगेदर विद कॉर्नर पोजीशन। कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ डिफरेंट सेंटर्स पर भी अगर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर 3 तरह की हम लोगों को पढ़नी है। फर्स्ट है इसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल,
जिसे एफसीसी बोलते हैं। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे बीसीसी बोलते हैं। थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग ईसीसी बोलते हैं। जनरल हमारा जो डिस्कशन है सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड को लेके रहेगा, बट एनसीईआरटी में एक पॉइंट यूज करा है एंड सेंटर्ड, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन इनको। फर्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए फेस सेंटर, नाम ही बता रहा है फेस पे, फेस के सेंटर पे, कॉर्नर के साथ साथ अगर पार्टिकल सारे के सारे फेस सेंटर पर भी प्रेजेंट हो, मींस व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट various face centers together with the corner position, then the resultant unit cell is known as face centered unit cell. तो हम लोग बोल सकते हैं the unit cell in which particles are present at all the face centers together with corner position. तो जब कॉर्नर पोजीशन के साथ साथ पार्टिकल्स वेरियस फेस सेंटर पे या सारे के सारे फेस सेंटर पर भी आने लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो कॉर्नर पे पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, अब इनके फेस सेंटर्स पर भी होंगे। फेस सेंटर कहां पे होंगे, पहले देखो फेसेस क्या होते हैं वो समझते। क्यों, जस्ट लाइक योर रूम, रूम में 4 वॉल्स, 1 रूफ एंड 1 बॉटम, ओवरऑल कितने फेसेस हो गए 6। तो क्यूब में भी कितने फेसेस मिलेंगे 6। तो जिस पोजीशन पे ये फेस के जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो पोजीशन कहलाती है फेस सेंटर। तो एक फेस सेंटर इसका कहीं यहाँ पे होगा, इधर इधर, चारों वॉल हो गई, एक ही आमने सामने वाले, आगे वाले फेस का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा और इस वाले फेस का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। और इस तरीके से कॉर्नर के साथ साथ अगर सारे के सारे फेस सेंटर्स को भी पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो जनरेट होने वाली यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल को आप क्या बोलते हो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हो। दूसरी है हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिए बॉडी सेंटर्ड में नाम से दिख रहा है साफ साफ, बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पर। बॉडी सेंटर कितने होते हैं, एक, तो सारे के सारे कॉर्नर के साथ साथ उस बॉडी सेंटर पर भी अगर पार्टिकल होगा तो वो क्या कहलाएगी, बॉडी सेंटर्ड कहलाएगी। तो डेफिनेशन सिंपली ऊपर की तरह ही बनाई, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स are present at body center together with corner position। कॉर्नर पोजीशन के साथ साथ अगर पार्टिकल्स बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसे भी।
देखिए सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको कौन ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। बॉडी सेंटर कहां पे होगा, जहां बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा। बॉडी डायगोनल देखो, पीछे वाले फेस के कॉर्नर को आगे वाले फेस के कॉर्नर से मीट करिए, इन दोनों कॉर्नर को मीट करिए, यहाँ पे कहीं आपका क्या मिल जाएगा, ये बॉडी सेंटर मिल जाएगा। तो ये किसका टाइप हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। थर्ड है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की भी बात कर लेते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, एंड सेंटर्ड मैंने बोला भी था कि हमारा जो बेसिकली जो डिस्कशन रहेगा वो फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड को लेकर ही रहेगा, लेकिन एंड सेंटर्ड की बात आई है तो थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। एंड सेंटर्ड का कंसेप्ट क्या कहते हैं कि देखिए पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ही है, अब एंड सेंटर क्या होते हैं, एंड सेंटर होते हैं दो अपोजिट फेज के सेंटर। सारे के सारे फेस सेंटर पे पार्टिकल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो अपोजिट फेस सेंटर पे पार्टिकल होंगे। तो फेस सेंटर और एंड सेंटर में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, फेस सेंटर में सारे के सारे फेस सेंटर पे पार्टिकल्स थे, जबकि एंड सेंटर में सिर्फ और सिर्फ दो अपोजिट फेजेस के सेंटर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो द यूनिट सेल in which particles are present at two opposite face centers, दो अपोजिट फेस सेंटर्स जो होते हैं उन्हीं को आप अल्टरनेट फेजेस भी बोलते हैं, alternate phases together with corner position। जब किसी यूनिट सेल में कॉर्नर वाली पोजीशन के साथ साथ दो अपोजिट फेस सेंटर पर भी पार्टिकल आ जाता है तो ऐसे बनने वाली यूनिट सेल को आप क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो हम लोगों ने यूनिट सेल के तीन टाइप पढ़े, एक फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड थर्ड वन इज द एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो कॉर्नर के साथ साथ ऑल द फेस सेंटर्स पर भी होंगे। बॉडी सेंटर में पार्टिकल बॉडी सेंटर के साथ साथ सारे कॉर्नर पे लाई करेगा, जबकि एंड सेंटर पे कॉर्नर पे पार्टिकल तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पर पार्टिकल लाई करता है। अब हम लोग 7 बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर ज्योमेट्री की बात करें तो 7 तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल होते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल जिसे हम लोग ट्राइगोनल भी बोलते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक के केस में एज लेंथ ए बी सी तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, साथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। टेट्रागोनल के केस में ए और बी दोनों एज लेंथ एक दूसरे के बराबर होंगी बट नॉट इक्वल टू द सी, अल्फा बीटा एंड गामा एक दूसरे के बराबर होंगे, साथ में परपेंडिकुलर होंगे। In case of orthorhombic crystal system, age lengths are not equal to each other. Is not equal to V, is not equal to C, but alpha, beta and gamma are equal to each other and also perpendicular to each other. Fourth one is hexagonal crystal system in which A is equal to V, but V is not equal to C, such that axial angle alpha and beta are equal to the 90 degree but angle gamma is equals to 120 degree. In case of rhombohedral and trigonal geometry, A, B, C all the edge lengths are equal to each other, but in case of angle alpha, beta and gamma are equal to each other but not perpendicular. डिफरेंस समझ लीजिए, इन तीनों केसेस में अल्फा बीटा गामा बराबर भी थे, परपेंडिकुलर भी थे, लेकिन यहाँ पर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा है बट नॉट इक्वल टू 90, मतलब परपेंडिकुलर ये नहीं हो सकते। 6th वन है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में अल्फा ए बी सी तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन एंगल्स के केस में अल्फा और गामा इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, जबकि बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता।
और ना ही अल्फा और गामा के बराबर होता है। इन केस ऑफ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम all the edge lengths are not equal, all the angles are not equal to each other, means सबसे जो अलग टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है वो ट्राइक्लिनिक है, जहां ऑल द एज लेंथ्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड एनी एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये 7 बेसिक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम ओवरऑल हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन अपने सिलेबस की अगर आगे फर्दर डिस्कशन की बात करें तो फर्दर डिस्कशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्यूबिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की। बचे हुए क्रिस्टल सिस्टम को लेकर के सिर्फ आपको एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स के रिलेशन को याद रखना है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को लेकर के ही हमने यूनिट सेल के टाइप पढ़े थे, जहां पे हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल डिस्कस की थी। वो सारे के सारे डिस्कशन क्यूबिक को लेकर ही थे और आगे भी हमारे जितने भी डिस्कशन होंगे वो सारे के सारे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पर बेस्ड होंगे। तो फिर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को समझते हैं थोड़ा सा। ये अगर एज लेंथ ए है, ये वी है, तो ये सी होगी। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये गामा होगा। बिकॉज ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो A इज इक्वल टू वी इज इक्वल्स टू सी होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। कॉर्नर्स याद रखने हमें कितने होते हैं क्यूब में? 8 कॉर्नर्स होते हैं। बॉडी सेंटर्स कितने होते हैं? कोई भी हो बॉडी सेंटर हमेशा उसमें कितने होंगे? 1। फेसेस कितने होते हैं? 6। फेसेस 6 हैं तो फेस सेंटर भी कितने होंगे? 6 होंगे। फेस डायगोनल क्या होगा? अगर एज लेंथ ए है तो फेस डायगोनल होता है A√2। बॉडी डायगोनल अगर एज लेंथ ए है तो ये A√3। ये कुछ चीजें हैं जो हमें क्यूब के बारे में पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने होते हैं क्यूब में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? 12। अगर एजेस 12 हैं तो एज सेंटर भी कितने होंगे? 12 होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पार्टिकल इस क्यूब में या इस यूनिट सेल में कॉर्नर पे होता है या बॉडी सेंटर पे होता है, फेस सेंटर पे होता है, वो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे इमेजिनेशन करना पड़ेगा, चीजों को इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कहीं की ग्राउंड फ्लोर है और उस पे ये 4 रूम्स हैं। टॉप व्यू ले रहे हैं तो इसलिए ये रूफ दिखेगी। हमने क्या करा, ऊपर ये जो कॉर्नर था इस कॉर्नर को ब्रेक करके यहां पर एक स्फेयर अरेंज कर दिया। देखिए जो अब इस ग्राउंड फ्लोर पे जो ये 4 रूम्स थे इनके ऊपर भी 4 रूम, तो जो ग्राउंड फ्लोर वाले रूम्स थे उनके कॉर्नर वाले पोजीशन पे ये एटम विजुलाइज होंगे और उसके साथ साथ ये कहां से भी दिखेंगे? फर्स्ट फ्लोर वाले बॉटम वाले कॉर्नर। मतलब एक ये जो पार्टिकल है, एक ये जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर की शेयरिंग सारे के सारे 8 रूम्स में हो रही होगी, 4 ग्राउंड फ्लोर और 4 फर्स्ट फ्लोर वाले। मतलब अगर एक कॉर्नर की हेल्प से हम लोग क्यूब बनाएं तो एक कॉर्नर ओवरऑल 8 क्यूब्स में कॉमन हो सकता है। तो इसका मतलब अगर कोई एक पार्टिकल कॉर्नर में प्रेजेंट है, कॉर्नर वाली पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो वो सारा का सारा एक ही यूनिट सेल के लिए डिवोटी नहीं है, वो सारी की सारी 8 यूनिट सेल में विजुलाइज हो रहा है, सारी की सारी 8 यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इसका मतलब उसका अपनी पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो अगर कोई एक एटम
8 यूनिट सेल में है तो 1 यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, 1/8। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन की बातें कर रहे थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो जो कॉर्नर एटम होगा, सबसे पहले कॉर्नर एटम की बात करते हैं। तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आया, 1/8 एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/8। दूसरा फेस सेंटर, फेस सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग एक फेज की बात करें तो एक फेज सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 क्यूब्स में कॉमन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, एक इस कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये क्यूबाइड था, हमने क्या करा, इसे क्यूब में ब्रेक कर लिया। तो ये वाला फेज इस क्यूब और इस क्यूब दोनों के दोनों क्यूब्स में कॉमन है, और जब ये वाला फेज दोनों क्यूब में कॉमन है तो यहां पर जो फेज सेंटर होगा वो भी तो दोनों के दोनों क्यूब में कॉमन होगा, दोनों की दोनों यूनिट सेल में कॉमन होगा। तो एक फेज सेंटर 2 यूनिट सेल में आ रहा है, तो फिर एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, उसका आधा। तो कितना बचा ये, 1/2 एटम पर यूनिट सेल। ऐसे ही बॉडी सेंटर्ड वाले की भी बात कर लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड, देखिए किसी भी बॉडी का एक सिंगल सेंटर होता है। मान लीजिए यहां पे कहीं सेंटर है, ये पार्टिकल बॉडी सेंटर को डिनोट कर रहा है, ये फेस सेंटर को डिनोट कर रहा है। तो फिर ये मैक्सिमम इस एक ही यूनिट सेल में पूरा का पूरा डिवोटी होता है। तो 1 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/2, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 एटम पर यूनिट